द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर अशफाक अकबर साहब मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। इनसे पहले मैंने जुलाई में गुफ्तगू की थी। अशफाक साहब 15 नवंबर 1985 को केरला में पैदा हुए और आपको पता है कि केरला जो है इंडिया की सबसे लिटरेट स्टेट है। यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो 96% है और वहाँ 27% जो आबादी है वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अशफाक अकबर साहब काफ़ी अरसे से केरला में मुकीम हैं और वहाँ पे बिजनेसमैन हैं। अशफाक साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम शकील वालेकुम साहब। अस्सलाम। It's a pleasure joining you again. सेम हियर। अशफाक साहब, ये बताइएगा कि यूपी के इलेक्शंस होने जा रहे हैं हाँ जी। फरवरी मार्च में अगले साल। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या नतीजा होगा? योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वहां पे, क्या वो जीत जाएंगे? क्या चांसेस हैं उनके? शुरू से शुरू करते हैं। 2017 में वहाँ पे इलेक्शंस जब हुआ था तो बीजेपी एक्चुअली डिड नॉट डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। People were expecting Keshav Prasad Maurya to be the CM of UP. Yogi Adityanath was a last moment appointment, and it took even a lot of BJP supporters by surprise. Now 5 years down the lane, I can see that 90% of UP's villages are electrified. They have with the support of the central government, they have created expressways, motorways. They have also bought an investment from big companies like Samsung. बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। खासकर योगी आदित्यनाथ का जो रवैया है होम मिनिस्ट्री, एज अ होम मिनिस्टर ऑफ यूपी हैज बीन रियली गुड। ये वहाँ के हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर सपोर्ट करेंगे कि योगी महाराज के टाइम में, योगी आदित्यनाथ के टाइम में गुंडों पे उन्होंने पूरा काबू पाया था। पहले ये बाहुबली सिस्टम चलता था यूपी में। यूपी इज अ स्टेट which has 19% Muslim population, and the Muslims have traditionally been with either समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी के साथ वो जुड़े रहे हैं। कांग्रेस के साथ बहुत पहले जुड़े थे। कांग्रेस आजकल इज आउट ऑफ द पिक्चर इन यूपी। वो आई डोंट थिंक, मुश्किल से उनके 2-3 सीट्स आए तो आए, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं। योगी हैज डन, सी यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। मेरे हिसाब से यूपी को अगर 3 हिस्सों में और बांटा जाए तब जाके यूपी का पूरा डेवलपमेंट होगा। तो 5 years won't be enough for Yogi to develop it otherwise। यानी कि पूरा जो उनके मुद्दे हैं, वो सच इलेक्ट्रिसिटी पे भी हो या फिर रोड्स पे हो, I think he would need at least 1 or 2 more terms to finish the entire state। बट जो होम मिनिस्ट्री का रवैया है, जिस तरीके से उसने पाया है, बाहुबली सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच इज यूनिक टू यूपी एंड वगैरह, जहां पे एक गुंडे को पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुख्तार अंसारी, बीएसपी के टाइम पे मुख्तार अंसारी का चलता था। विकास दुबे वाज आल्सो फ्रॉम दैट प्लेस। नाउ मैंने एक मुसलमान एक हिंदू का नाम लिया है, इट्स नॉट बेसिकली। तो इनका काम ये होता है कि अपनी जगह उनको खुली रखी रहती है। पुलिस उन पे कोई रवैया नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती। ये आम जनता पे अपना हुकूमत चलाते हैं, उन पर हफ्ता लेते हैं, उनको तड़पा के वो लोग वहां जीते हैं। और फिर इलेक्शन के टाइम में they threaten the people, and these people are supposed to vote for that particular party, बसपा हो या फिर सपा हो। बेसिकली उनको वोट करना पड़ता है। ये जो सिस्टम है उन्होंने पूरा खत्म किया है। And basically because he is also the head of Gorakhnath Peeth, he attracts a lot of controversy otherwise, but I strongly believe that he has done a good job as a CM, and I'm 100% sure that Yogi Adityanath will come back to power as the Chief Minister of Uttar Pradesh, and I don't think he will stop at that. We will see him in national level politics for a long time to come, because he's very young. He is even younger than Rahul Gandhi, who calls himself the youth icon of the country. अच्छा, अशफाक साहब, आपने बाहुबली का जो सिस्टम है उसकी बात की, तो बाहुबली को हम स्ट्रॉन्ग मैन या गैंगस्टर कह सकते हैं। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग मैन। हाँ। तो
आपने ये कहा कि 19% ऑफ यूपीज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मुस्लिम, यानी 19% जो हैं वो मुसलमान हैं यूपी में। हाँ जी। तो बाहुबली का जो सिस्टम है ये बिहार में भी तो था ना, वहां पे एक गैंगस्टर थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, यस, मोहम्मद जिनकी शहाबुद्दीन। जिनकी अभी जो है कोविड की वजह से डेथ हुई और उस हाँ वक्त जी। उनकी एज थी 53। यस। तो उनके बारे में बताइएगा, उनकी भी सुना बहुत दहशत थी बिहार के कुछ हाँ, इलाकों में। सिवान से वो ऑपरेट करता था। उसको सपोर्ट था लालू यादव का। एक जमाने में ऐसा कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। That was the that was the situation. But Lalu has once Lalu moved out, this guy he was sidelined. उसको जेल भेजा गया on different cases. उस पे terrorism के बहुत सारे acts उस पे लागू हैं. He has killed a lot of people. बहुत सारे मुसलमान उनको असदुद्दीन ओवैसी उसको शेर सिवान बुलाते हैं। वो एक हाँ, शेर सिवान, शेर I mean, सिवान कहते थे उसको। शेर सिवान कहते थे। गली का गुंडा है। द ओनली डिफरेंस इज दैट वो एक एजुकेटेड गुंडा था एंड इन स्पाइट ऑफ हिज एजुकेशन वो चलाता था उस एरिया को। उसने AK-47 मिलिट्री ग्रेड वेपन्स रखे हुए थे। हफ्ता न देने पे 2 मुसलमान युवाओं को उसने एसिड डाल के मारा था। और ऐसे लोगों के सपोर्ट होते हैं उसके। जब व्हेन ही डाइड एक्शन कमेटी वगैरह फॉर्म किया गया था मुसलमानों का टू आस्क फॉर जस्टिस। आई डोंट नो व्हाट जस्टिस एक्चुअली। वो जेल में मरा था। उससे पहले 10 साल पहले है उसकी दहशत तो 20 साल तक चली है कुछ। वो 20 साल पहले उसको फांसी होनी थी and he should have been shot alive, in my opinion. That kind of a gangster, dreaded gangster, his responsibility was to collect all these unpad gawar people's vote, because who else would vote for this people? Either you have to be coerced or you have to be this system. Bihar, I'm not sure. I mean, you see, Bihar, a lot has changed, but then Bihar is BJP is not the majority partner in Bihar. It is Nitish Kumar. He has controlled law and order very well, and Sehabuddin has been sidelined. But such when Yogi came in, what he did was he told the police, "Ki I'm going to take care. लॉ का तुम ख्याल रखो या फिर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी कमीशंस वगैरह का, तो हम जस्ट शूट द गाइज डाउन." तो ये जो So बात विकास आपने दुबे, सुनाई कि शहाबुद्दीन ने 2 मुसलमानों को जिंदा जो है वो एसिड में तेजाब में डलवा के मरवा दिया, हाँ और जी, असदुद्दीन अवैसी उनको शेर सिवान कह रहे हैं, क्या उनको नहीं पता इन चीजों का? क्यों नहीं पता। असदुद्दीन ओवैसी और ये जो शहाबुद्दीन है एक ही चट्टे के तैले बैले हैं। आई मीन ही इज बेसिकली ही इज ऑलमोस्ट द सेम। वो है ये है कि वो अपना जो ओल्ड सिटी में चलाता है ये इसमें चलाता था। दैट्स इट। असदुद्दीन ओवैसी बेसिकली वो क्या है कि हिज फर्स्ट अटेम्प्ट वाज एट महाराष्ट्र इलेक्शंस। महाराष्ट्र इलेक्शंस में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है बैकुल्ला भिवंडी वगैरह में ही गॉट सीट्स। So that's how that was a time was basically जो बाला साहिब ठाकरे का जो nephew है, he did not get seats, but Asaduddin Owaisi ended up having seats. So इससे वो इंस्पायर हो गए और वो अपने वो हैदराबाद का जो पॉलिटिक्स है वो अभी जगह जगह लेके जाता है। बेसिकली हिज आइडिया इज टू कट वोट्स। वो न खुद जीतता है न दूसरे को जीतने देता है, बट ही कट्स इनटू द समाजवादी वोट्स या फिर जो भी है। तो ही इज सेइंग दैट ही इज बेसिकली कम टू गिव द इंडियन मुस्लिम वॉइस। आई डोंट नो व्हाट वॉइस इज ही सपोज्ड टू बी गिविंग। अपने इलाके में एक ढंग का हॉस्पिटल, एक ढंग का कॉलेज, एक ढंग का ये भी उसने शुरू नहीं किया। What kind of development is he going to give this thing? His grandfather was the prime minister of the Nizam. His father started this party. He is here. Sultan Salahuddin Owaisi was heading the Razakars who killed lots of people in Hyderabad. लेकिन अशफाक साहब, ये असदुद्दीन अवैसी की जो फैमिली है वो तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल को ओन करते हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। I'm not talking about what he has basically done for himself or जहाँ पे वो तो मैं भी बना सकता हूँ अगर मेरे पास पैसे हो तो। I'm talking about what he has done with his MP fund, what he has done for the public schools बनाने। प्राइवेट स्कूल से कोई भी शुरू कर सकता है and he can take donations also, he can grow richer। वो तो उसका मैं क्या नहीं
he can do that. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एजुकेशनलिस्ट का जो टर्म है, इट्स अ वेरी बिग मिसअंडरस्टूड वर्ड. आई मीन इंडिया में, साउथ इंडिया में मुझे ऐसे ऐसे लोग पता है, जैसे कि देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड मुत्तफा राय. अपने जमाने का बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बेस्ड अराउंड मैंगलोर. आज इसके इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, लगभग 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस सब है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. एज एन एमपी, वो इतने साल एमपी रह चुका है. व्हाट हैज ही डन विद हिज एमपी फंड? एक पब्लिक स्कूल, एक पब्लिक टॉयलेट तक नहीं बनाया होगा उसने. एंड दैट प्लेस जो असदुद्दीन ओवैसी जहाँ पे रहता है, मैं, हैदराबाद इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सिटीज. मैं हर टाइम जाता हूँ. वहाँ की बिरयानी इतनी फेमस है, पैराडाइज बिरयानी कहते हैं जिसको. ओल्ड सिटी में मैं घुसता ही नहीं हूँ. इतने सारे चोरों चक्के वहाँ पे रहते हैं, and people are so radical. मैं उस तरफ घुसता ही नहीं हूँ. He is kept it that way. You would feel that you have come to some other place. I would say in many ways Gorakhpur is far better than that place, because Gorakhpur is one of the dirtiest cities in India. Now it is improved, but generally top 10 dirty cities in India will be from UP only. Old city is something like that. अच्छा, असदुद्दीन अवैसी जो हैं अभी यूपी के इलेक्शन में भी काफी वो एक्टिव हो रहे हैं. तो आपको पता है कि उनके छोटे भाई जो हैं अकबरुद्दीन अवैसी, उन्होंने एक बड़ी मशहूर तकरीर की थी कि हम 25 करोड़ हैं और तुम 100 करोड़ हो, तो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर पता चलेगा कौन ताकतवर है. तो क्या उनको पता नहीं था कि इस तरह की जो तकरीरें हैं मुसलमानों के लिए सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं? नहीं, देखिए, वो जिस जगह पे खड़ा है, दैट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, एंड ही इज बेसिकली, उनको पता है कि ये उकसाने वाली बात, बिकॉज अभी जितना भी वो हिज वोट शेयर इज लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया. उसको तो उसके आगे काम नहीं करना है बाकी. तो ही बेसिकली मेड दैट ब्लास्फेमस स्टेटमेंट, एंड ही हैज बीन बुक्ड फॉर दैट आल्सो. असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के राइट्स के लिए इतना तकरीर करता है, he has never once apologized for this, because he knows the day he apologizes using that, his brother is going to jail for a long time. But I have not seen his brother very active in the recent days. अभी असदुद्दीन, ये जो पैन इंडिया का जो कैंपेन है, असद खुद चलाता है, असद खुद जाता है हर जगह. बहुत सारी जगहों पे he is banned also. जिस स्टाइल की तकरीरें वो करता है. Idea is to tell the country that how different we are, Indian Muslims, and he is basically just making use of that situation. But I don't think he is going to make a very big impact. वो एक बहुत बड़ा impact बनाएगा नहीं, because among the Muslims there is a consensus that the guy वो वोट काटता है. अब मुसलमान जो हैं बहुत सारी जगहों पे कट्टा कट्टा वोट करता है. I mean, it did not, education does not really matter for them. It has to be, because I am from the state of Kerala. We had put some, the BJP had basically put some very good candidates for the Kerala elections. One of them was E.M. Sridharan. आपने शायद नाम उनका सुना होगा. उनको मेट्रो मैन बुलाया जाता है. दिल्ली मेट्रो जो है, जो इतना फेमस है, वो उन्होंने बनाया था. कोची मेट्रो भी उन्होंने, and he is basically a very old person, 88 years, very educated person. वो अपनी जगह से खड़े थे. 4000 वोट से वो हार गए थे, because it had, that particular constituency had some amount of minority votes. So these kind of things are there. So Asad is only successful because the Muslim community has not started looking at education as an important parameter, या फिर अचीवमेंट्स एज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर. अगर होता तो असद अपने घर पे बैठता रहता. वही जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो उसके बाप दादाओं ने बनाए थे, वही चलाता. Surprisingly, I was actually watching his daughter's marriage video, which happened at Falaknuma Palace, which is basically one of where Salman Khan's sister got married off. That is a kind of money that Asad has. None of them have, no rituals are followed. The proper Indian rituals are being followed. किसी ने हिजाब निकाब वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है. It's all jolly there. I wouldn't be surprised अगर दारू भी वहाँ पे सर्व हुआ हो. That is the kind of the person he is, because religion पे based है उसका सारा politics, nothing else. तो कुछ लोग ये भी कहते हैं ना जी, असदुद्दीन अवैसी बीजेपी की बी टीम है. ये क्यों कहा जाता है?
ये इसलिए कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी, सी आई डोंट नो, ये कंट्री में यही सी आई वुड कोट वीडी सावरकर हियर, बेसिकली विनायक दामोदर सावरकर, ही सेड द डे, अभी मैं हिंदी में बोलता हूं तो, जिस दिन हिंदू अपने हिंदू होने पे गर्व करेंगे और ये एहसास जताएंगे कि यहाँ हिंदू भी हैं, तो कांग्रेस जनेऊ अपने अपने कुर्ते के ऊपर पहनेगी, which means that that is literally what is basically happening to the Muslim community. See, they I don't know why बहुत सारे मेन स्ट्रीम पार्टीज उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया है मुस्लिम वोट्स को, क्योंकि ये कट्टे आते हैं तो एवरीवन रन बिहाइंड इट. द हिंदूज दे वोट डिवाइडेडली एंड बेसिकली बिकॉज दे आर एन एजुकेटेड लॉट, दे वुड ऑल्सो एटलीस्ट वो जो प्रोमिसेस है इलेक्शन प्रोमिसेस पे, शायद वो एक बार देखें कि क्या इलेक्शन प्रोमिसेस हैं, क्या ये पार्टी क्या हमें देने वाली है. मुसलमानों को तो इसकी कोई फिक्र नहीं है ना, उनको बस असद को वोट करना है या फिर शिहाबुद्दीन को वोट करना है या फिर जो भी है उनको वोट करना है, बेसिकली प्योरली बेस्ड ऑन रिलीजन. दिस इज अ वेरी बिग कर्स दैट द मुस्लिम कम्युनिटी इज फेसिंग एंड दे हैव टू बेसिकली कम आउट ऑफ इट. बिकॉज अभी सब लोग कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमान वापस जाएंगे, फिर कहे कि सीएए आएगा, सीएए लागू होके 1 साल हो गया. जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स हैं जो यूपीए के टाइम में शुरू हुआ था वो तो आज भी जारी है. ओबीसी में जो रिजर्वेशन आता है वो मुसलमान उसका यूज नहीं करता है क्या? जो जब भी जो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट अस्पताल बनाए जाते हैं यूपी में, तो तकरीबन आई थिंक ऑलमोस्ट 10 to 13 हॉस्पिटल्स, आई मीन सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स परफॉर्म, वहां पे मुसलमान जाते नहीं है क्या? क्या हमारी रोजी रोटी बंद की गई? ऐसा कुछ होता नहीं है. हमें थोड़ा बहुत ध्यान इस पे देना चाहिए कि यू नो कौन सा पार्टी क्या लेके आ रहा है एंड वोट अकॉर्डिंगली. जब तक ये नहीं होता तो असदुद्दीन ओवैसी विल बी कॉल्ड द बी टीम ऑफ बीजेपी ओनली, बट ही हैज गॉट नथिंग टू डू विद द बीजेपी. द ओनली थिंग इज दैट ही कट्स दीस वोट्स. अभी ऐसा हो गया है कि पीपल एक्सपेक्ट ऑल द मेजॉरिटी पीपल टू वोट फॉर बीजेपी. जो माइनॉरिटी वोट्स हैं इट शुड कम टू अ पर्टिकुलर पार्टी, वो आता नहीं है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इज कम हियर. बिकॉज सी वी हैव टू गिव वन क्रेडिट टू असद. Asad is educated. Though he is not he has not done much on the education front for his community, he is basically educated. He is a barrister at law from London. He can speak and he knows the law inside out. I mean, you cannot stand दिग्गज नेता हैं जो you cannot stand and debate and finish a debate with Asad. It's very difficult. So people get enamored by these words also. But I have not heard of him speaking of schools, speaking of hospitals, speaking of education, which the Muslim community lacks. He always speaks about triple talaq, or how the personal law should be preserved. I don't understand. जो एक दिन का 300 कमाता है उसको ट्रिपल तलाक, और इससे क्या मतलब है उसका? I don't understand basically. यूपी में ऐसे ऐसे मस्जिद है, I'll tell you. कि my brother-in-law is basically a serving officer of the Indian Air Force. So he was posted at Bareilly. It's a district in UP. ऐसे ऐसे मस्जिद है, ईंटें वगैरह it's just going to fall on your head. ऐसे ऐसे उनके पास मस्जिद बनाने के लिए ऐसे ऐसे लोग आते हैं, राइट आउट ऑफ द फील्ड्स काम करके या फिर जो भी है जुमा के दिन. इट्स प्योर हेट स्पीच गोइंग इनसाइड द मस्जिद, प्योर हेट स्पीच. And this is the word of a common Indian Muslim. मैं बोल रहा हूँ. He works he is a serving IAF officer and he is a practicing person. बचपन से he has been taught the religion and faith. He said कि I stopped going for the Friday prayers after listening to that rubbish that they're giving. That is the situation of the UP Muslim, and this entire thing is being controlled in 2 ways. When the partition happened, the elite, like I told you, moved out into Pakistan. बहुत कम जो 2-3% रह गए हैं अशराफ, वो इस नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं. वो सवेरे अपने काम से काम लगाते रहते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जो भी करना है करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं. पॉलिटिक्स में ये लोग, ये जो निचले जो हिस्से हैं जिसको हम पसमानदा कहते हैं या फिर अल्जाफ, या जो अंसारी है या फिर जो जुलाहा है, उनको उकसाते हैं. उनके पास कोई काम नहीं रहता, बेरोजगार हैं वो लोग, हर दंगे हर फसाद में. आई टेल यू, समाजवादी पार्टी के
5 साल के दौर में पहले साल के अंदर ही यूपी के अंदर 234 राइट्स हुए हैं। I myself, when I was basically those days when I was in a college, I was a writer. I was in UP, Saharanpur city में एक डीड था 80s में, एक मस्जिद का डीड उन्होंने 80s में कुछ they sold it to गुरुद्वारा was started there. उसके बाद they had some dispute. Now they went to the court saying that they want the land back, and सारे मुसलमान खड़े हैं. I was there in that street. I mean, गुरुद्वारे के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं, and it was being led by an MLA from the Samajwadi Party. कितने लोग पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, they listen to such gory stories. हर राइट 234 राइट्स हुए थे. अब आज सब चुप है, योगी ने सबकी बंद करवाई है दुकान. So there are people who, but I strongly believe that solely based on what he has done in home affairs, Yogi should be given a second chance. And Assad or no Assad, he's going to win. अच्छा अशफाक साहब, पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिन्ना साहब जो थे, बहुत उनका विजन था. उन्होंने 74 इयर्स अगो, 74 साल पहले ही ये देख लिया था कि इंडिया में क्या हालात होंगे और किस तरह से मुसलमानों की जिंदगी जो है ना वो अजीरन कर दी जाएगी. वहाँ पे हिंदुत्व का राज होगा, आरएसएस का राज होगा. तो उन्होंने इतने मुसलमानों को जो है वो बचा लिया हिंदुओं की गुलामी से, हिंदुओं के जुल्मों सितम से. इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? I always consider Dr. B.R. Ambedkar at a much higher pedestal than Mr. Muhammad Ali Jinnah. You know why? जो उन्होंने देखा वो शायद B.R. Ambedkar ने भी देखा. Because it's a Hindu majority country. There will always be a situation where there will be a Hindu majority. And Mr. Ambedkar was strongly against the philosophy that Islam espoused. Despite of that, he has given so many rights to Indian Muslims that I don't think Pakistani Muslims would enjoy. Please tell me, the Indian Muslims, while the Hindu temples, while the Hindu places of worship, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल पे हैं. कितना रेवेन्यू आता है एशिया में या फिर वर्ल्ड में? सबसे ज्यादा रेवेन्यू केरला के ट्रिवेंड्रम में एक मंदिर है, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, उसमें आता है. The entire revenue is controlled by the government. Muslims can run their own mosques. Muslims are running their own institutions in this country. AMU, Aligarh Muslim University, शायद आपने अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा होगा कि it's difficult for a backward Muslim to get an admission to Aligarh, but he can get into Banaras Hindu University. Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia, इतने कितने इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इस्लामिक कॉलेजेस, रिलीजियस कॉलेजेस जहाँ से अंसारी, खुदवी जो भी निकलते हैं, दारुल उलूम के कॉलेजेस, ये सब विदाउट एनी गवर्नमेंट स्क्रूटनी दे रनिंग. Without filing proper tax returns, because Charitable Societies Act के हिसाब से आप रजिस्टर करोगे तो आपको टैक्स भी नहीं पे करना. This is basically hello. जी ठीक है, बोलिए. हाँ, this is basically happening in India. Can this basically happen in Pakistan? Can a Hindu have similar rights in Pakistan? Can he run his temples without fear of being shot? I was listening to one of your discussions, Professor Ishtiaq Ahmed के साथ जो discussion चल रहा था, उसमें I noticed a particular point, वो जो कह रहे थे कि किसी सिटी में, जब वो सिटीज डिवाइड कर रहे थे पंजाब का, तो किसी सिटी में अहमदियों का नंबर इंक्लूड करके वो सिटी शायद पाकिस्तान ने अपनी तरफ किया था. Are Ahmadiyas allowed this privilege? I mean the privilege of being Muslims that they enjoy in India. I was actually going through an interview. अभी आप ये गौर से सुनिएगा. The then president of Pakistan was attending a public conference, a public meeting in the United States of America, and this is one of the most celebrated generals in the history of Pakistan, a commando. His name is Parvez Musharraf. Anyhow, he has a lot of likers in India also, maybe because of the uniform. Biasit mein an Ahmadi lady, she asked him कि सर हमारे पासपोर्ट मिलने में इतना बहुत मुश्किल है, हमारे साथ इतना वगैरह जुल्म हो रहा है, न हमें वहाँ पे चैन से जीने दिया जाता है, न हमें बाहर आने, अगर हमें मिल जाए तो पासपोर्ट मिलना वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है, आप इसके लिए कुछ करें.
is president of Pakistan. He is sitting and he is saying कि देखो मेरे खुद भी बहुत सारे अहमदी दोस्त हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए. It should not happen. He's talking in English. I would like to pass this question. क्या कहा उन्होंने? He said, I would like to pass this question. I don't want to answer. He said it's a delicate topic. I don't want to talk. Look at the kind of guts this guy has. He took his entire army into war and started a war with India. He was a commando. See, this is the situation that the Pakistani Muslim has to understand. Indian Muslims do not require their sympathy. They are in a far better position than they are in Pakistan. Now, you can take individual incidents of lynching or whatsoever and see. This is basically who's responsible for this. I mean, for this communal mistrust that we have. It's the people who partitioned our country. We see the Muslims asked for partition, right? I mean, the Hindus did not ask for partition. The Hindus voted for a secular India. We are still secular. The 42nd Amendment of the Indian Constitution says that India is a secular, sovereign, socialist, democratic republic. हमारे ज़माने में भी ये याद करने के लिए हम कहते थे SQDR, I mean for the examination. So that's how. See, हमारे पास world class universities हैं, हमारे पास अस्पताल हैं, job के लिए बहुत सारी ज़रिया हैं. And why should we even think about things which are basically not in our control? अभी is there a place in this world where you are a minority and you get to use the roads, public roads, block public roads for namaz and all that? It's a gory sight. And आप 5 वक्त आप वो जो माइक्रोफोन्स यूज करके जो लाउड स्पीकर्स यूज करके आप जो करते हो, would you do it in any other country? No, you would not. I mean, I have seen Muslims living, with following all the rules. बहुत अच्छे बच्चों की तरह US में रहते हैं. UK तो खैर बिगड़ गया है. बहुत सारे स्विट्जरलैंड में जाए. There are some people which Poland में जाए आप. They did not bend. There are countries which did not bend backwards. They stay there. They'll stay in India also. That's why we have to push for a uniform law for everyone. I mean, people outside the country, even Muslims from Pakistan, can think whatsoever, but we have to be part of the national mainstream, and we are. And people like Assad or people like they can't stop us from being from the national stream. आज एक बंदा खड़े होके ये कह रहा है कि हमें ये करना चाहिए, कल 10 बंदे और आ जाएंगे. That's how it goes. We don't have time for national integration now. खुद आके नेशनल इंटीग्रेट हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमें तो आगे ही बढ़ना है ना. वी कांट बेसिकली थिंक अबाउट इश्यूज एंड नॉट अलाउ द कंट्री टू डेवलप. अच्छा अशफाक साहब, आपने बात की कि पार्टीशन के वक्त जो है बहुत सारे जो एलीट के लोग थे, एलीट क्लास के से ताल्लुक रखने वाले, वो पाकिस्तान चले गए. मसलन ICS ऑफिसर्स जो थे 100 के करीब थे, उनमें से 4-5 जो थे सिर्फ इंडिया में रहे, बाकी सारे पाकिस्तान चले गए. लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग एक एंगल भी है उसका कि 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी इलाकों से ताल्लुक रखते थे लेकिन वो इंडिया ही में रहे. अजीम हुसैन एक साहब थे, वो सिविल सर्वेंट थे. उनके फादर जो थे सर फजले हुसैन यूनियनिस्ट पार्टी के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे. दोनों जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन हासिल की. तो अजीम हुसैन ही डिड नॉट एग्री विद द टू नेशन थ्योरी एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड ही ऑप्टेड फॉर इंडिया. और उनकी 2007 में he opted for India. There are lot of ऐसे उनकी 2007 में लंदन में डेथ हुई. उस वक्त उनकी 93 ईयर की एज थी और वो इंडिया के एम्बेसडर भी रहे इजिप्ट में. उसके अलावा यूनुस खान थे एक साहब, वो भी अच्छी पोजीशंस पे रहे इंडिया में. He was born in Abbottabad, which is in Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. वो भी जो है एम्बेसडर रहे इंडोनेशिया में और इराक में. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वो सेक्रेटरी रहे. और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, जमाते इस्लामी हिंद के एक अमीर थे, अभी भी वो जिंदा हैं. 1972 से लेके 82 तक जमात इस्लामी हिंद के अमीर रहे मौलाना यूसुफ इस्लाही.
वो भी पाकिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट है अटक, पंजाब का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है ये केपीके के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, वो 1932 में वो अटक में पैदा हुए, तो वो भी पाकिस्तान नहीं आए और आज भी वो इंडिया ही में रह रहे हैं। तो इस तरह की मिसालें भी आपको मिल जाती हैं। तो अभी आप कैसे देखते हैं कि मुसलमानों ने क्यों सिविल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों अपोजिशन कर रहे हैं, वो क्यों मुखालफत कर रहे हैं, और शाहबानो केस जो था उसकी क्यों मुखालफत की नहीं, गई? एक यानी गैर मुस्लिम औरत को अगर उसका मियाँ बगैर किसी वजह के तलाक दे दे तो उसको तो एलिमोनी मिलेगी, उसको मियाँ जो है उसका हस्बैंड वो उसको पैसे देगा, खर्चा देगा, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो फिर उसको खर्चा नहीं देगा। तो सारे मुसलमान जो हैं वो शाहबानों के खिलाफ क्यों हो गए थे इस मसले पे? हाँ, देखिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। सी, that was 1986 में जो शहबानो was an 86-year-old lady who actually and her husband was a very, वो एक बहुत ही prosperous lawyer हुआ करते थे who could afford the 150 rupees per month जो एलिमनी उनको दिया गया था। अब मुसलमान इसके इस खिलाफ इसलिए जा रहे थे, they said that कि हमारी जो कानून है, जो शरीयत है, वो अल्लाह का दिया हुआ है और हम किसी भी कोर्ट को नहीं मानते वगैरह वगैरह, ऑल दैट बुल क्रैप दैट कम्स विद इट। द कांग्रेस, जो कांग्रेस थे, दैट सिंगल इंसिडेंट एक्चुअली डिस्ट्रॉयड द मॉरल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। कैसी एक कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, दैट आल्सो अ कम्युनिटी इन माइनॉरिटी कैन एक्चुअली थ्रेटन द सुप्रीम कोर्ट एंड थ्रेटन द गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट ब्रिंग अ न्यू लॉ। वहां से फिर ये एक लंबी कहानी है, वहां से फिर टू मेक द बैलेंस, Rahul Gandhi actually handed over the keys of the disputed structure. मैं उसको मस्जिद नहीं कहूँगा, the disputed structure to the Ram Janmabhoomi movement, and from there the entire BJP thing came over. वो जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि now let me explain कि मुसलमान इसलिए इसको oppose कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि it's an attack on Sharia. Now why you should have a uniform civil code in a democracy? Like you said, democracy में, जमहूरियत में, citizens should have equal rights.